हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली जिनका काल 1469 से 1527 या 1469 से लेके 1527 ईस्वी माना जाता है। मैकियावेली के विचारों के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो जानकारी देना चाहूँगी वो उस काल के बारे में देना चाहूँगी जिस दौरान मैकियावेली हुए हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी विचारक हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके काल एवं परिस्थितियों को जानें, क्योंकि उनके विचारों पर उनके समय देश काल परिस्थिति का काफ़ी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। मैकियावेली के संदर्भ में ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो समय है जब हम मान सकते हैं कि यूरोप मध्यकाल का जो अंधकार था उससे एक तरह से पुनर्जागृत हो रहा था। रेनेसां जिसको हम कहते हैं पुनर्जागरण का काल था। और जो मिडिल एजेस जो कि डार्क एजेस मानी जाती हैं उनके ख़त्म होकर नई प्रकार के ज्ञान का प्रकाश एक तरह से यूरोप में फैल रहा था। इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस समय के बारे में थोड़ी जानकारी लें। बच्चों, जब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं तो प्रसिद्ध विचारक हुए हैं हैंस बैरन, जिन्होंने मैकियावेली के पर काफ़ी अध्ययन किया है। उनका कहना है कि मैकियावेली का यदि हम वाकई में कोई योगदान बहुत बड़ा मान सकते हैं पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक विचार के संदर्भ में, तो वो है रिपब्लिकनिज्म के संदर्भ में। रिपब्लिकनिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं गणतंत्रवाद। एक तरह से उन्होंने गणतंत्रवाद की, जिसे कहते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी या उसका एक राजनीतिक सिद्धांत विकसित होने में बेरन के हिसाब से मैकियावेली का ज़्यादा बड़ा योगदान हम मान सकते हैं। अब जो थोड़ी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगी यहाँ पर कि रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं। मैं मानकर चल रही हूँ कि पिछले 2 वर्षों में आपने जो राजनीति विज्ञान पढ़ा है उस हिसाब से आप जानते हैं कि रिपब्लिक या गणतंत्र उसे कहते हैं जबकि जो राज्य है, जो राज है जिसे हम कहें, या जो सरकार है उसका जो प्रमुख है वह एक, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटरी या राजा ना होकर, एक वंशानुगत आधार पर बना हुआ राजा ना होकर लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। स्टूडेंट्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि कैसे पुराने प्राचीन समय से लेकर आज तक जब हम आधुनिक काल में अपने आप को पाते हैं तो राज्य का स्वरूप और जो सरकार का स्वरूप है वो कितना बदलता गया है और किस तरह सरकार को चलाने वालों के अधिकार एवं कर्तव्य बदले हैं। इसी तरह जनता के अधिकार काफ़ी हद तक पुराने समय की तुलना में बहुत बदले हैं। तो जब हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो हमको ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे ओवर द ईयर्स, मतलब एक के बाद एक काल में किस तरह से राज्य का स्वरूप बदला और किस तरह से वह वंशानुगत होकर, जहाँ पर, या जिसे हम कहें कि एक राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि इस दुनिया में माना जाता था, जिसको हम कहते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, से लेकर हम आज आधुनिक काल में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तक आ गए हैं, जब ये माना जाता है कि जनता को स्वयं अपना जो अपने ऊपर शासन करने वाला चुनने का अधिकार है। तो इस रूप में मैकियावेली और उनके जो समय के जो अन्य विचारक हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ये वो समय है जब मध्यकाल समाप्त हो रहा है। एक तरह से चर्च या जो धर्म की सत्ता जिसको हमने देखी थी एक्विनस वगैरह में आपको जो नज़र आती है, या आपके कोर्स में हालांकि नहीं है, सेंट ऑगस्टाइन यदि आप पढ़ते हैं तो उनमें नज़र आती है कि ये वो समय है जब साइंस आ रही है, रीज़न या तर्क का महत्व बढ़ रहा है और आधुनिकता धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। और यह आधुनिकता आपको अन्य चीज़ों में नज़र आती है। उसी तरह से पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक विचार या जो राजनीतिक संगठन का स्वरूप है उसमें भी वो आपको ओरिजिनलिटी वो जो बदलाव है वो नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए, ख़ास बात यह है कि तब तक, जब तक मैकियावेली हुए हैं या मैकियावेली के आसपास के जो विचारक हुए हैं, तब तक वो लोग जिसे हम आज की तारीख में गणतंत्रात्मक व्यवस्था मानते हैं, जिसको कि हम बहुत जो कि हमारे लिए बहुत सामान्य सी चीज़ है, तब तक ये आइडिया बहुत डेवलप नहीं हुआ था।
और एक तरह से जैसा बैरन कहते हैं कि ऑल्दो द सिटी स्टेट्स इंजॉयड रिपब्लिकन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि वो जो सिटी स्टेट्स थे जिनके बारे में मैं भी अब आपसे बात करूंगी, वो जो इटली के जो नगर राज्य थे जहाँ पर मैकियावेली हुए हैं और जहाँ ये जो गणतंत्रात्मकवाद का एक तरह से जो आइडिया है वो डेवलप होता है, उन्होंने धीरे धीरे इस तरह की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस जिसे हम कहते हैं ना राजनीतिक ट्रेंड्स चलने लगे थे, मतलब इस तरह की प्रवृत्तियां चलने लगी थी। लेकिन तब तक राजनीति गणतंत्रवाद या जिसे हम रिपब्लिकनिज्म कहते हैं उसके संदर्भ में कोई सिद्धांत नहीं थे, कोई आधारभूत जिसे हम कहते हैं कोई सिद्धांत नहीं थे जिनके आधार पर कोई व्यवस्था अपना एक गणतंत्र स्थापित कर सकती थी। तो एक तरह से हम माने कि उस वक्त की जो प्रैक्टिसेस थी, जो टेंडेंसीज थी, जो प्रवृत्तियां थी, उन्होंने इस बात में मदद की कि इसकी एक पूरी थियोरी डेवलप हो और धीरे धीरे जो हम आधुनिक समय में आए हैं तो आज की तारीख में हमारे पास रेफरेंस के लिए वो पूरे सिद्धांत हैं। तो मैकियावेली का इस मामले में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं और इसीलिए मैकियावेली इतने पुराने या उनका काल इतना आज से 600 साल पुराना है, उसके बावजूद मैकियावेली आज भी बहुत ही एक पॉपुलर थिंकर माने जाते हैं। इसी संदर्भ में क्वेंटिन स्किनर नाम के एक विचारक हुए हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि मैकियावेली ऐसा करने वाले उस समय के केवल एकमात्र विचारक थे। स्किनर का मानना है कि और भी बहुत सारे विचारक थे जो इस तरह की चीज़ों के बारे में लिख रहे थे और एक नई प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं मोनार्किकल सिस्टम या राजतंत्रात्मक व्यवस्था से बदलकर गणतंत्रात्मकता की तरफ, जिसमें कि लोगों को अपना जो लीडर है, अपना जो नेतृत्व है उसको चुनने का अधिकार है और जिसमें कि वो जो लीडर है, वो जो नेता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। इस तरह की टेंडेंसीज जो डेवलप हो रही थी। तो क्वेंटिन स्किनर का मानना यह है कि मैकियावेली अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे विचारक थे और इस मामले में हम मान सकते हैं कि मैकियावेली और ख़ास तौर पर उनकी जो किताब डिस्कोर्सेस, वो एक तरह की कंटिन्यूटी बताती है, एक कि वो जो आइडिया है, जो विचार है, उसको मैकियावेली ने अपनी तरह से आगे बढ़ाया। अब हम आ जाते हैं जिन सिटी स्टेट्स की बात मैं अभी आपसे कर रही थी। ये बात है बच्चों जिसे हम कहते हैं पहली शताब्दी की शुरुआत की, और उस वक्त यूरोप में और ख़ास तौर पर इटली में बहुत सारे ये सिटी स्टेट्स उभर कर आ गए थे। और ख़ास बात ये थी कि ये सिटी स्टेट्स जो है ये आसपास बहुत सारे बड़े, जिसको हम कहते हैं बड़े साम्राज्यों से घिरे हुए थे, जिसमें फ्रांस भी था, स्पेन भी था, इंग्लैंड भी था, और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर भी था, और दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक चर्च भी था, जो कि एक तरह से धर्म की जो सत्ता थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। पर ये जो सिटी स्टेट्स थे, यहाँ पर जो टेंडेंसी डेवलप हुई कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे जो आधुनिकता में जो गणतंत्र व्यवस्थाओं को हमने अपनाया है, उसके बीज हमको यहाँ इन इटली के सिटी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जो जिन्होंने कि अपने को इन सारी सत्ताओं से, जो कि लोकतंत्रात्मक थी या जिसमें पोप या चर्च जो था उसकी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं बोलाबाली थी, उससे अपने आप को मुक्त रखा और ये कोशिश की कि वो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल या एक ऐसी शासन व्यवस्था बना पाए जो कि केवल कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि वो जो नगर राज्य जो छोटा सा है उसके जो लोग हैं उसका प्रतिनिधित्व करती हो। 12वीं शताब्दी के अंत तक ये जो व्यवस्थाएं हैं जो दी गई, ये जो एक इन्होंने एक इटालियन भाषा में ही जिसका नाम इन्होंने कहा पोडेस्टा जो है, उसके हाथ में इन्होंने एक तरह से अपनी शासन व्यवस्था सौंपी। पोडेस्टा का अर्थ है एक ऐसा ऑफिशियल या एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे उस देश के शासन व्यवस्था को चलाता था। और ख़ास बात ये थी कि ये पोडेस्टा जो वो लोग चुनकर लाते थे, वो लोग खुद चुनते थे और वो आम तौर पर उनके अपने जो नगर राज्य हैं वहाँ का नहीं होता था, बाहर से वो लेकर आते थे और 6 महीने के लिए उसको
सत्ता सौंपी जाती थी और इस दौरान वो जो जनता है उसके प्रति उसकी एक जिम्मेदारी होती थी। और इस 6 महीने के दौरान वो पूरी जो कानून व्यवस्था है उसकी व्यवस्थाएं देखता था। लेकिन इसके बावजूद इस पोडेस्टा की जो स्थिति है वो एक तरह से जिसा कहा जाए एक लोक सेवक की है। वो कहीं पर भी जिससे कि मध्ययुगीन जो वंशानुगत व्यवस्थाएं थी उस तरह की उसमें टेंडेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती। और पोडेस्टा के माध्यम से एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाती थी जिसमें कि जनता की अपनी एक भागीदारी रहे और वो उन्हें किसी भी रूप में शोषित ना कर पाए एक तरह से। लेकिन बच्चों ये एक बहुत ही संक्रमण का काल था। ये व्यवस्था ऐसा नहीं था कि लगातार ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक से काम कर रही हो। लगातार जैसे मैंने कहा संक्रमण का काल है, लोग नई व्यवस्थाओं से उतने परिचित नहीं हैं, तो एक प्रकार की व्यवस्था हटती है, कभी दूसरी बनती है। एक तरह से हम कहें तो एक एक्सपेरिमेंट सा हमको पूरा एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था से इस दौरान देखने को मिलता है। और ये जो 200 वर्षों का काल एक तरह से मध्य बाय द मिड 14th सेंचुरी का जो समय है जिसमें ये कहा जाता है कि जो पोडेस्टा थे उनकी जगह पे सिग्नोरी आ गए थे। अब सिग्नोरी क्या थे? सिग्नोरी जो थे वो एक तरह के गवर्निंग बोर्ड्स थे। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं थी, बाकायदा एक बोर्ड होता था जिसमें कुछ लोग होते थे और वो जो सारे लोग थे वो मिलके उस व्यवस्था को चलाते थे। और यहाँ पर भी कोशिश ये की जाती थी कि जनता का उन पर नियंत्रण रहे। लेकिन पोडेस्टा की तुलना में सिग्नोरीज की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियन जिसको हम कहें, और थोड़ी सी वो जैसे हम कहते हैं कम जनता के प्रति उस तरह की जिम्मेदारी का भाव या उस तरह का कंट्रोल या उस तरह की जवाबदेही उनमें नहीं थी। इसी दौरान 1434 में मेडिसी नाम का एक परिवार जो है वो अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करता है और थोड़े टाइम उनकी व्यवस्था चली, लेकिन 1494 के आसपास उनका जो शासन था वो भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखिए ये लगातार एक संक्रमण का काल है, लेकिन मैंने ये कोशिश है कि जो वंशानुगत व्यवस्था है उसको रिप्लेस किया जाए एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें कि जनता का प्रतिनिधि जो है वो शासन को चलाए। इसके बाद एक व्यवस्था स्थापित हुई जिसको कि उन्होंने इतालवी भाषा में कहा कॉन्सिक्लियो ग्रांडे, या जिसका अर्थ होता है द ग्रेट काउंसिल। और ये ग्रेट काउंसिल बनाई गई जिस ग्रेट काउंसिल में जो सामान्य जनता थी वो भी हिस्सा ले सकती थी और इसको कानून बनाने का अधिकार था। और ये खास तौर पर ये जो बात मैं कर रही हूँ ये मैं फ्लोरेंस नाम की सिटी स्टेट्स के बारे में कर रही हूँ जहाँ पर कि मैकियावेली हुए थे। बाकी सिटी स्टेट्स भी हैं लेकिन ख़ास तौर पर फ्लोरेंस में 1498 तक ये व्यवस्था चली। और इस दौरान एक डोमिनिकन प्रीस्ट जो थे उन्होंने सैवोनाराला के नाम से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। और ये जो व्यक्ति थे ये भले ही एक प्रीस्ट थे लेकिन ये जानते थे और उन्होंने हमेशा बहुत मुखर रहे जो भी करप्शन चर्च में था, भ्रष्टाचार चर्च में था, या जो बहुत एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो जिस तरह से पैसा बिगाड़ मतलब एक तरह से अय्याशी करते थे वो उसके प्रति भी क्रिटिकल थे। लेकिन उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और फ्लोरेंस में 1498 में एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था रिपब्लिक एक तरह से वापस स्थापित हुई और जिसे कि वो कहते हैं कि पियरो सोदेरिनी नाम के एक गॉन्फेलोनियर जिसको वो कहते हैं वो उन्होंने सत्ता संभाली। खास बात यह है कि इस पूरे दौर में किन्हीं एक व्यक्ति के हाथ में जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रित नहीं रही और एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट है कि जो पूरी शासन की शक्ति है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो, एक से अधिक व्यक्ति उसको संभालें।
इन सब परिस्थितियों में मैकियावेली का जन्म होता है 1469 में, और जब वे 29 ईयर्स के थे और उस वक्त ये रिपब्लिक रीस्टैब्लिश हुआ, तो चूंकि मैकियावेली पढ़े लिखे थे, उनके माता पिता ने एक जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से वे आते थे, लेकिन माता पिता ने काफ़ी इस बात पर जोर दिया था उनकी पढ़ाई पर। तो वे चूँकि पढ़े लिखे थे, तो उन्हें एक ब्यूरोक्रेट में रूप में काम करने का मौका मिला। और इस दौरान जब रिपब्लिक था, उसमें बाकायदा जो रिपब्लिक के जो इंटरनल अफेयर्स थे, जो आंतरिक व्यवस्था थी, उसके लिए एक चांसरी जिसका नाम दिया गया वो थी, और एक दूसरी चांसरी थी जो कि रिपब्लिक के जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे उनको बारे में देखती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के काम काफ़ी कुछ एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगे, और मैकियावेली इस लायक माने गए, और उन्होंने दोनों तरह के काम किए, और उनको कई बार बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस पे राजनयिक दूत के तौर पर उन्हें कहीं काफ़ी जगहों पर भेजा गया, फ्रांस, स्पेन, वेटिकन। लेकिन 1512 में ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये फिर से एक बार ख़त्म हो गई, और जो मेडिसीज जिनका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई, और स्वाभाविक रूप से मैकियावेली को देश निकाला एक तरह से दे दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया गया, और ऐसे में वो फ्लोरेंस के जो बाहर के इलाके थे उसमें वे रहे, और उन्होंने जो उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो इस दौरान लिखी हैं, जिनके बारे में हम अभी आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी इस बारे में कि न सिर्फ मैकियावेली में, बल्कि इस समय के जो दूसरे बहुत सारे विचारक हैं, उनमें एक टेंडेंसी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि न सिर्फ फ्लोरेंस में, बल्कि जो अन्य सिटी स्टेट्स थे, जो अन्य नगर राज्य थे, उन पे भी धीरे धीरे जिसे हम कहते हैं राजशाही व्यवस्था या वंशानुगत राजवंश जो है वो स्थापित हो गए। मैंने आपसे कहा ये एक संक्रमण का काल था। लोग कोशिश करते थे, फिर वो एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं होता था, और वे फिर से एक बार राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर चले जाते थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक टेंडेंसी उस दौरान डेवलप हुई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक प्रकार के एडवाइस बुक्स लिख रहे थे, जो भी राजा अपना राज्य स्थापित करते थे, जिसमें वो जो राज्य चलाने वाले हैं उनके लिए एडवाइजेज लिखा करते थे। और इसीलिए मैकियावेली की जो प्रारंभिक रचना है उसका नाम भी द प्रिंस है। वो एक तरह से किसी भी प्रिंस को एक तरह के इंस्ट्रक्शन है कि उसे किस तरह से अपनी व्यवस्था चलानी चाहिए। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा, पुनर्जागरण का काल भी ये था, और इटालियन रेनेसां इस जगह पे जो पुनर्जागरण का इटालवी पक्ष था उसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर ह्यूमैनिज्म जिसको कहते हैं मानववाद, वह जन्म ले रहा था। और ये जो मानववाद था ये ख़ास तौर पर मनुष्य की जो अपनी शक्ति है, मनुष्य की जो अपनी क्रिएटिविटी है, कि एक रचनात्मकता मनुष्य की है, और मनुष्य की जो एक एबिलिटी है अपनी डेस्टिनी को बदलने की। क्योंकि बच्चों, आप लोग सब जानते हैं रेनेसां ने स्थापित किया कि एक तरह से तर्क जो है, साइंस जो है, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और एक तरह से पुनर्जागरण ये स्थापित करता है कि मनुष्य यदि साइंस के बल पर, अपनी तर्क शक्ति के बल पर, उसमें जो रचनात्मकता है उसके बल पर सब कुछ हासिल कर सकता है। इस आइडिया को रेनेसां ने स्थापित किया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि हमको मैकियावेली का जो पूरा दर्शन है उसमें हमको एक तरह से ये प्रभाव देखने को मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मैकियावेली का जो वो योगदान है उसमें हमको इस सारी चीज़ों का एक तरह से समागम दिखता है, कि उस वक्त जिस तरह की रिपब्लिकन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस चल रही थी, यानी कि जिस तरह की राजनीतिक टेंडेंसीज, या जिसे हम कहें प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल तौर पे व्यवहारिक रूप में जिस तरह की प्रवृत्तियां वो दिख रही थी, वो भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर जो दूसरी रिपब्लिकनिज्म के संदर्भ में या गणतंत्रात्मक
वाद, गणतंत्रवाद के संदर्भ में जिस तरह के लेखन हो रहे थे, उसका भी प्रभाव उनके जो कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं, उनका जो पूरा लेखन है उस पर हमको दिखता है। और जो रेनेसां के जो ह्यूमैनिज़्म है, जो मानववाद है, उसका भी प्रभाव हमको मैकियावेली के जो पूरा उनका कॉन्ट्रिब्यूशन है उसमें नज़र आता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैकियावेली और उनके समय और काल के बारे में। मैं अगली क्लास से अब मैकियावेली के खुद के अपने विचार किस तरह के हैं और इस पर आऊँगी, और आपको समझ में आएगा कि हम मैकियावेली के विचारों को कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल पाते हैं, कितना ज़्यादा व्यावहारिकता के करीब पाते हैं, और शायद इसीलिए मैकियावेली इतने पुराने विचारक होने के बावजूद आज भी बहुत लोकप्रिय विचारक हैं। थैंक यू।